हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने इसका 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 18th पार्ट, ओके, यानी कि भाग 18। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अर्ध तकनीकी विवरण का परिचय, फिर कायिक अभिलक्षण देखेंगे, फिर पुष्पी अभिलक्षण देखेंगे, उसके बाद पुष्पी चक्रों का क्रमवार वर्णन करेंगे, फिर प्रजनन चक्रों का विवरण करेंगे, फिर पुष्पी चित्र के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद उदाहरण जो कि ब्रेसिकेशी फैमिली का दिया गया है सरसों का, वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले अर्ध तकनीकी विवरण का परिचय। विवरण का उद्देश्य क्या है? देखिए, पुष्पी पादपों का वर्णन वैज्ञानिक, सरल और क्रमबद्ध तरीके से करना, पौधे के बाहरी व आंतरिक सभी मुख्य अभिलक्षणों को शामिल करना। विवरण इतना संक्षिप्त हो कि आसानी से याद रहे, फिर भी इतना स्पष्ट हो कि पौधे की सही पहचान हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जब हम ये विवरण का उद्देश्य देख रहे हैं, ठीक है, वो आखिर है क्या। जब भी हम किसी भी पौधे को वैज्ञानिक रूप से वर्णन करते हैं तो हमें उसकी हर विशेषता को एक निश्चित क्रम में, यानी कि बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना होता है, और यही कहलाता है अर्ध तकनीकी विवरण, ओके। इसका उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी हो या फिर वैज्ञानिक हो, केवल इस विवरण को पढ़कर ही पौधे की सही पहचान कर सके, ओके। यह ना तो बहुत लंबा होता है, ना ही बहुत छोटा होता है, बस उतना होता है कि पौधे की बनावट, ठीक है, फूलों की रचना और कह सकते हैं प्रजनन अंगों की जानकारी साफ साफ समझ में आ जाए। जैसे कि हम किसी व्यक्ति का आईडी प्रूफ बनाते हैं तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो हम लिखवाते हैं, तो उसी तरह से है पौधों का भी है, साइंटिफिक आईडी प्रूफ होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। उपयोग किए जाने वाले अभिलक्षण। प्ररूप यानी हैबिट, पौधा, वृक्ष, ठीक है, झाड़ी या शाख है। कायिक भाग मूल, तना, पत्तियों की संरचना व प्रकार, ठीक है। पुष्पी भाग में आ जाता है पुष्प विन्यास, पुष्प के सभी चक्रों का क्रमवार वर्णन। आकृतियां में आ जाता है पुष्पी क्षेत्र व पुष्पी सूत्र साथ में दिए जाते हैं, ओके। यानी कि ये सारे जो अभिलक्षण है वो हमें उपयोग में लाना है, ठीक है। विवरण करते समय उसे लिखना है, यानी कि विवरण लिखते समय हम पौधे की आदत, यानी कि वह शाख है या वृक्ष है, इसकी जड़, तना और पत्तियों जैसी संरचनाओं को देखते हैं। साथ ही हम क्या देखते हैं, फूलों के चक्रों यानी दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और अंडाशय को क्रम से समझते हैं, ठीक है। जो कि ये सारे आपने पढ़ा भी है पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, जब हम फूलों के चक्रों के क्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो भी आपने पढ़ा है सभी को इंक्लूड करना है इस विवरण को लिखते समय। फिर यानी कि फिर हम देखते हैं पुष्पी चित्र और पुष्पी सूत्र, ठीक है, यह भी दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, पूरा विवरण एकदम कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इससे हम एक कंप्लीट बायोडाटा की तरह मान सकते हैं, ओके, जहां पर हर आवश्यक जानकारी सही क्रम में दर्ज होती है, ओके। चलिए आगे आते हैं, कायिक अभिलक्षण क्या होते हैं। मूल यानी रूट, मूल का प्रकार, नलिका मूल, रेशेदार मूल, द्वितीयक वृद्धि, मूल पर विशेष संरचनाएं, जड़ रूम, ठीक है, रूट हेयर्स जो होते हैं, पार्श्व जड़ें, संशोधित मूल का उल्लेख यदि उपस्थित हो तो, मूल का पौधे के आधार से संबंध, यानी ये सभी आपको इंक्लूड करना है। कायिक अभिलक्षण में जब आप मूल का डिटेलिंग करोगे तो किसी भी पौधे की पहचान उसकी मूल यानी रूट सिस्टम से भी की जाती है। हम देखते हैं कि मूल नलिका मूल है या रेशेदार मूल है, साथ ही इस पर जड़ रोम है या फिर पार्श्व जड़ें विकसित होती हैं। यदि कोई विशेष प्रकार की संशोधित जड़ है, जैसे कि हो गया गाजर में संग्रहण जड़, ठीक है, तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। मूल को पौधे का एंकर माना जाता है, कि जो पौधे को मिट्टी में मजबूती से थाम कर रखती है और भोजन पानी उपलब्ध कराती है, ओके। आगे आते हैं। अब है तना और पत्तियां, स्टेम एंड लीव्स की यदि बात करें तो तने की प्रकृति देखना है, सीधा, लता है, काष्ठीय है, कोमल है। पत्ती का प्रकार क्या है, सरल, संयुक्त। पत्ती विन्यास क्या है, विपत्र, प्रतिपत्र, वल्लीत, ठीक है। पत्ती की नसावट व आकृति का संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी कि तना व पत्तियां में हमें मेन देखना है ना, तना पौधे का एक मेन सपोर्ट सिस्टम होता है, तो हम देखते हैं कि यह सीधा है, लता है, कोमल है या फिर काष्ठीय है। पत्तियों के प्रकार भी हम देखते हैं, सरल या संयुक्त, उनकी नसावट, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर पैनल वेनेशन है, और विपत्र, प्रतिपत्र, वलीय जैसा विन्यास भी बताया जाता है।
फिर देखते हैं जैसे डेली लाइफ में आप आम का पेड़ देखें तो उसका तना काष्ठीय और पत्तियां जो होती है वो सरल होती है। तो यही जो बातें हैं वो तकनीकी विवरण का हिस्सा बनती हैं। ओके, एक बिल्कुल सीक्वेंस में उसे लिखा जाता है। अब आते हैं पुष्पी अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। पुष्प विन्यास, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पों का पौधे पर लगने का क्रम, पंखुड़ियों और दलों का क्रम, एकल या गुच्छेदार पुष्प विन्यास कुल या प्रजाति पहचानने में अत्यंत उपयोगी होती है। ठीक है, जब हम पुष्पीय अभिलक्षण की बात करें तो उसमें आता है पहला पुष्प विन्यास। पुष्प विन्यास यानी कि पौधे पर फूलों के लगने का तरीका क्या होता है। कहीं पर फूल अकेला होता है जैसे कि हिबिस्कस में, और कहीं गुच्छों में होता है जैसे कि गुलमोहर के फूल में। यह पौधे की पहचान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम फूलों की श्रृंखला यानी कि श्रृंखला, क्रम और टूटने का ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी पेड़ पर आम एक एक लगे हों और जामुन की एक तरह गुच्छों में हो। यानी कि जब हम आम का पेड़ देखते हैं तो वो एक एक करके लगा होता है, और वहीं यदि जामुन का पेड़ में देखें तो जामुन में एक एक जामुन नहीं लगा रहता है बल्कि एक गुच्छों में पूरा एक जामुन रहता है। तो यही एक तरह से पैटर्न होता है कि किस तरह से है। ओके, ये हो गया पुष्प विन्यास। अब आते हैं फूल के सामान्य लक्षण। फूल द्विलिंगी है या नर या मादा हो सकता है। ठीक है, द्विलिंगी में नर हो सकता है या फिर मादा हो सकता है। फूल पूर्ण या अपूर्ण है यानी चक्रों की उपस्थिति के अनुसार। फिर सममिति में, सममिति का भी हमने एक लेक्चर बनाया है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है सममिति के बारे में, त्रिज्य समित, दृश्यमित। तो उसे डिनोट करने का ये सिंबल है। ओके, अंडाशय की स्थिति ऊर्ध्ववर्ती है या अधोवर्ती है। तो ये फूल के समान लक्षण में इंक्लूड होता है कि समान अभिलक्षण जो होते हैं उसमें आता है ये, कि जब फूल द्विलिंगी है या एक लिंगी है, ठीक है, पूर्ण है या अपूर्ण है, ये सब जानकारी लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। साथ ही फूल सममिति के बारे में भी बताना होता है जिससे कि कुल की पहचान में मदद मिलती है। अंडाशय भी किस तरह का है, ठीक है, ओवरी, ठीक है, हाफ इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप हिबिस्कस का फूल ले सकते हैं। ठीक है, जो कि द्विलिंगी होता है, त्रिज्य सममिति होता है, सम्मित होता है। और ये जो जानकारी है वो तुरंत क्या करता है, उसके परिवार की पहचान कर देती है। ओके, अब आते हैं पुष्पी चक्रों का क्रमवार वर्णन। कैलिक्स यानी दल पुंज सूत्र में क से प्रदर्शित होता है। ओके, बाहरी चक्र हरे रंग का होता है, पंखुड़ियों की संख्या व जुड़ाव का वर्णन करता है। आसंजन होने पर रेखा द्वारा संकेत होता है। ठीक है, किस तरह से संकेत होता है मैं अभी एक जब फैमिली लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है, आई थिंक ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल है, तो उसमें आपको उसका लिख कर बताया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। सबसे बाहरी चक्र जो दल पुंज होता है जिसे हम के, ठीक है, क से दर्शाते हैं। जब हम लिखेंगे तो के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हरा होता है और मुख्यतः फूल को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। हम इसके दलों की संख्या, इनके मुक्त या संयुक्त होने तथा आसंजन यानी एपिकैलिक्स, इन सभी का वर्णन करते हैं। डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, गुलाब की कली को देखें तो उसके हरे दल कली को कसकर ढकते हैं। यह जो दल पुंज का कार्य दर्शाता है, ये जो दल है ना वो पुंज का कार्य दर्शाता है। चलिए, कैलिक्स का हो गया, किस तरह से हो गया, क से ये प्रदर्शित होता है, के होता है। ओके, अब आते हैं कोरोला यानी पंखुड़ी पुंज। सूत्र में क से प्रदर्शित होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क लिखा है। ओके, आपको लिखना है सी। ओके, क्योंकि कोरोला जो होता है ना वो सी से दर्शाया जाता है। रंगीन पंखुड़ियां होती है, पर परागण में सहायक होती है। पंखुड़ियां मुक्त या संयुक्त हो सकती है। आकृति नलीदार, घंटीनुमा, चक्राकार, ये सभी जो आकृति होती है ना वो कुल पर निर्भर होती है, फैमिली पर निर्भर होती है। कौन से फैमिली का है, यानी कि कोरोला जो है वो ना फूल का आकर्षक भाग है जिसे कि सी से दर्शाया जाता है। पंखुड़ियां रंगीन होती है, परागणकर्ताओं को आकर्षित करती है। पंखुड़ियां जो है वो मुक्त हो सकती है, नलीदार, घंटीनुमा, तस्तरीनुमा। जब हम कोरोला पढ़ रहे थे ना तब हम ये सारे टाइप्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे का वर्णन किया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हिबिस्कस की बड़ी लाल पंखुड़ियां जो होती है वो परागणकर्ता कीटों को तुरंत आकर्षित कर लेती है, क्योंकि बड़ा बड़ा होता है तो वो ज़्यादा आकर्षित करता है। ओके, आगे आते हैं प्रजनन चक्रों का विवरण। पुमंग एंड्रोशियम की बात करें तो सूत्र में ए से दर्शाया जाता है। जो फॉर्मूला हम लिखते हैं पुष्पी सूत्र उसमें ए से दर्शाया जाता है। पुंकेसरों की संख्या, लंबाई, जुड़ाव इसमें इंक्लूड होता है। द्विसंधि, बहुसंधि, एक संधि, ठीक है, आदि का वर्णन होता है। तंतु व पराग कोश की बनावट भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि पुमंग जो है ना उसको एंड्रोशियम जिसे बोलते हैं उसको ए से दर्शाया जाता है। इसमें पुंकेसरों की संख्या, लंबाई, जुड़ाव जो होता है
तब परागकोश की बनावट सभी लिखी जाती है। उदाहरण के लिए आप सरसों में भी ले सकते हैं। सरसों में क्या होता है ना, 2 छोटे और 4 लंबे पुंकेसर होते हैं। इसे टेट्राडायनामस कहते हैं। और ये जो कुल है ब्रेसिकेसी फैमिली का ये खास पहचान है। आप लोग इसे आसानी से पहचान भी सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है, कौन सा चीज क्या से कौन सिंबल से दर्शाया जाता है। जायांग की बात करें गाइनोशियम की, तो सूत्र में जी द्वारा दर्शाया जाता है। ऊर्ध्ववर्ती जी, ठीक है, या अधोवर्ती जी के नीचे लाइन देना है। ओके, अंडरलाइन कर देना है, अंडाशय हो जाएगा। अंडकों की संख्या व जुड़ाव, एपोकार्पस है कि सिनकार्पस है। बीजांडन्यास का प्रकार सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय। हम लोग बीजांडन्यास वाला प्रेजेंटेशन वाला जो लेक्चर है उसमें हमने सारे टाइप्स पढ़े थे। ओके, यानी कि जायांग को जी से दर्शाया जाता है। इसमें अंडा से ऊर्ध्ववर्ती है या अधोवर्ती है। ठीक है, अंडकों की संख्या कितनी है, सभी कुछ हमें इंक्लूड करना होता है। कार्पस स्वतंत्र है यानी एपोकार्पस है या जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस है, सभी का उल्लेख किया जाता है। बीजांडन्यास जो होते हैं जैसे सीमांत हो गए, भित्तीय हो गए, स्तंभीय हो गए, तो इन सभी भी महत्वपूर्ण विशेषता है ये सबकी। ठीक है, और ये पौधे की सटीक पहचान सुनिश्चित करता है। ओके, चलिए आगे आते हैं पुष्पी चित्र यानी फ्लोरल डायग्राम। पुष्प चित्र का आखिर उद्देश्य क्या है? फूल के प्रत्येक चक्र की संख्या व स्थिति दिखाता है। चक्रों का ये पारस्परिक आसंजन व सासंजन स्पष्ट करता है। अंडाशय की स्थिति तथा सममिति को दर्शाता है। कुल की पहचान में अत्यंत सहायक होता है। देखिए, पुष्पी चित्र का आखिर उद्देश्य क्या है? पुष्पी चित्र जो होता है ना, वो फूल का एक प्रकार का टॉप व्यू नक्शा होता है, जिससे हम जिसमें क्या होता है ना, हर चक्र, दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, अंडाशय की स्थिति, संख्या और आपसी संबंध समझ में आते हैं। एक तरह से यह एक साइंटिफिक ड्राइंग की तरह है, जिससे कि एक ही नज़र में फूल की संरचना का पूरा लेआउट दिख जाता है। ठीक है, आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, इससे क्या होता है ना, ये बिल्कुल वो सिर्फ एक डायग्राम देख के आप पूरी उसकी फैमिली के बारे में बता सकते हो। ठीक है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो कि उस फैमिली से और कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है। पुष्पी चित्र में विशेष संकेत, ऊपर बिंदु मात्र अक्ष की स्थिति दर्शाता है। कैलिक्स बाहर, फिर कोरोला, फिर पुमंग अंदर, जायांग, इस तरह से लिखा जाता है। जुड़े चक्रों को ब्रैकेट द्वारा दिखाया जाता है। यदि जुड़ा हुआ है तो उसे ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। आसंजन हो तो चिन्हों के ऊपर रेखा खींची जाती है। ठीक है, आसंजन जब होता है तो चिन्हों के ऊपर जो भी, जैसे कि जी से दिखाया जाता है तो उसको जी के ऊपर, ठीक है, इस तरह से होता है। यानी कि चित्र में क्या होता है, ऊपर की ओर एक बिंदु से क्या हो जाता है, मात्र अक्ष दर्शाता है। ओके, उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, सबसे अंदर जायांग दर्शाया जाता है। यानी बिल्कुल ये सीक्वेंस में होता है। जुड़े चक्रों को कोष्टक से और आसंजन को ऊपर की रेखा से दिखाया जाता है। इससे क्या होता है, बिना लिखे भी बहुत जानकारी एक चित्र में समझ में आ जाती है। ओके, अब आता है पुष्पी सूत्र यानी फ्लोरल फॉर्मूला। सूत्र में प्रयुक्त संकेत, ये जो दिया गया है वो, ये सारे जो संकेत हैं वो यूज होते हैं फॉर्मूला लिखने में। पुष्पी सूत्र एक छोटा लेकिन बहुत ही जानकारीपूर्ण होता है। कोडेड सेंटेंस होता है जिसमें कि फूल की पूरी संरचना चिन्हों द्वारा लिखी जाती है। के, सी, ए, जी, इसी क्रम से 4 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिंग, सममिति, ठीक है, और अंडाशय की स्थिति भी चिन्हों से ही लिखी जाती है। ठीक है, जिससे कि विवरण छोटा होता है लेकिन पूर्ण होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। संख्या व आसंजन संकेत को कैसे दिखाया जाता है? अब देखिए, संख्या व आसंजन संकेत की बात करें तो सूत्र में संख्या को अक्षर के बाद लिखा जाता है। ओके, जैसे कि A5 है तो A लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। यदि पंखुड़ियाँ या पुंकेसर संयुक्त है तो उन्हें कोष्टक में दिखाया जाता है। यानी वो जुड़ी हुई है तो जैसे 5 है तो उसको कोष्टक में कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, कि जुड़ी हुई है। वैसे आसंजन होने पर क्या होता है, अक्षर के ऊपर एक रेखा बनाई जाती है। यह जो तरीका है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट है परंतु जानकारी अत्यधिक स्पष्ट देती है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण, ये सरसों ब्रैसिकेसी का एक उदाहरण दिया गया है। सरसों का पुष्पी चित्र बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चित्र एनसीईआरटी में दिया गया है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है। ये उदाहरण चित्र मैंने यहाँ लगाया है। सरसों का फूल जो है ना वो त्रिजिशमित होता है। ठीक है, इसका सिमेट्री बताया गया है। इसके 4 हरे दल, ठीक है, 4 पीली पंखुड़ियाँ होती है और विशेष प्रकार के 6 पुंकेसर होते हैं। 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। अंदर द्विकर्णीय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। ये जो चित्र है वो ब्रैसिकेसी की पहचान बहुत आसान से बना देता है। ठीक है, आप लोग इसे देख कर तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ ये सरसों का फूल है। ठीक है,
यानी कि ये इतना कॉमन है ना कि मतलब बुक में इसलिए ये ही इंक्लूड किया गया है कि आप लोगों को आसानी से ये याद भी हो सके और परीक्षा में आता भी है ये। ओके, सरसों का पुष्पी सूत्र। अब देखिए ये यहाँ पे वो तो डायग्राम आपने देखा, फिर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, एक ही साथ मैंने लिखा है। ठीक है, ये जो छोटा सा सूत्र है ना वो हमें बताता है कि फूल क्या है, द्विलिंगी है, त्रिज्य सममित है, दल और पंखुड़ियाँ चार चार हैं, पुंकेसर दो समूहों में है और अंडाशय द्विकर्णीय है, ऊर्ध्ववर्ती है। ठीक है, कुल प्रेसिकेसी की पुष्टि इसी से होती है। ओके, चलिए ये रहा आपका पुष्पी सूत्र और पुष्पी चित्र दोनों दिया गया है। संक्षेपण में आता है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अर्ध तकनीकी विवरण का परिचय देखा, फिर कायिक अभिलक्षण देखा, उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, फिर पुष्पी चक्रों का क्रमवार वर्णन किया, फिर प्रजनन चक्रों का विवरण किया, उसके बाद पुष्पी चित्र और पुष्पी सूत्र पढ़े, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, उसके बाद हमने ब्रासिकेसी उदाहरण जो कि एनसीईआरटी में दिया गया वो हमने देखा। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।